नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा किशन के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान लगभग 16,000 नए मामले सामने आए और 465 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ स्वस्थ होने वाले लोगों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। 5,000 से ज्यादा लोगों की जान भी इस दौरान जा चुकी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,56,183 हो गई है। इसमें से 1,83,022 एक्टिव केसेस है और अब तक 2,58,685 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14,476 तक पहुंच गई है। पूर्वोत्तर में हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। असम में संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 को पार कर चुका है। कई जिलों में सामाजिक संक्रमण की आशंका घनीभूत है। वहीं गुवाहाटी के 11 वार्ड में संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। यह संख्या बढ़ेगी। गुवाहाटी शहर में हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन तो जरूरी हो गया है, लेकिन लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी होगी। पिछले दिनों प्रशासन की लचर व्यवस्था के साक्षी रहे गुवाहाटी वासी अब क्या उम्मीद करें? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता दुलू अहमद हमारे साथ स्टूडियो में है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रमोद जी से शुरू करता हूं। 11 वार्डों में लॉकडाउन दी गई है और कहा जा रहा है कि इन 11 वार्डों में जो आबादी है लगभग 7 से 8 लाख की है। जब कंटेनमेंट जोन दिया जाता है उस समय ही लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तो पूरी तरह से लॉकडाउन है। किस तरह की परेशानियां उनके सामने आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछली बार जो हमने लॉकडाउन 1, 2, 3 देखा था, उससे इस बार का लॉकडाउन कई मायनों में अलग है। जिन इलाकों में लॉकडाउन दिया गया है वहाँ प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी वाहन को, बाहरी वाहन को उन इलाकों में, जिन इलाकों में लॉकडाउन है, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि फैंसी बाजार, आड़गांव, माचकुआ, कुमारपाड़ा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में काफ़ी लोग जुट जाया करते थे, गाड़ियां लेकर, स्कूटर लेकर। किसी भी हर गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई एक पास लगा हुआ होता था और उस तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है और भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन हो रहा था। इस बार किंतु आज सुबह जब मैं फैंसी बाजार इलाके में गया तो मैंने देखा कि चारों तरफ से बाज़ार एरिया की, या यूँ कहें कि जिन इलाकों में लॉकडाउन दिया गया है वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये निर्णय अच्छा है, किंतु इसमें कुछ व्यवहारिक परेशानियां भी है जिनको मैं समझता हूँ कि प्रशासन कल परसों तक सुलझाने का प्रयास करेगा। जैसा कि कहा गया कि जिन इलाकों में लॉकडाउन दिया जाएगा वहाँ फार्मेसी, ग्रोसरी और जो होलसेल, जो गल्ला किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बैंक खुली रहेंगी। किंतु जिस ढंग से बैरिकेडिंग दी गई है तो गल्ला किराने की दुकान, ये ज़रूरी नहीं कि हर जहाँ जिसकी दुकान है वहीं उसका घर भी हो। अगर कहीं दूर घर है तो वो दुपहिया, 4 पहिए वाले वाहन से अपनी दुकान तक आता है, चाहे वो फार्मेसी वाला हो, ग्रोसरी शॉप वाला हो, तो उसको एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ उसका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ तक वाहनों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक व्यावहारिक परेशानी आ रही है और इसके चलते आज बाज़ार इलाके की अधिकतर ग्रोसरी और फार्मेसीज बंद थी। दूसरी एक प्रॉब्लम और आने वाली है जो सप्लाई चेन के लिए हमारा जो सरकार है काफ़ी संजीदापन दिखाती है कि सप्लाई चेन नहीं टूटनी चाहिए। और फैंसी बाजार की जो गल्लापट्टी है ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी है। मुझे जो जानकारी मिली है कि रेलवे की जो रेक प्लेस होती है उसके बाद व्यापारियों को 9 घंटे का समय दिया जाता है उसको खाली करने के लिए। अगर 9 घंटे में वो खाली नहीं कर पाते हैं तो प्रति घंटे, प्रति डिब्बे के हिसाब से 150 रुपये की फ़ाइन लगती है, जो कि अगर 2 घंटे होने से फिर 200, 2.5-3 घंटे होने से 250, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। पूरे इलाके में न केवल लॉकडाउन है बल्कि गल्लापट्टी के इलाके में कंटेनमेंट जोन भी बनाया हुआ है। तो ऐसे में जब रेक प्लेस होती है, आज की मुझे खबर मिली है कि 3 या 4 रेक अलग अलग जगह पर, आजरा में, चांगसारी में और ये न्यू गुवाहाटी में प्लेस हुई है, तो उनको खाली कराने की क्या व्यवस्था होगी? व्यापारी कंटेनमेंट जोन में हैं या फिर लॉकडाउन इलाके में हैं, उनके जो मुनीम गुमास थे वो भी वहीं पर है, तो न्यू गुवाहाटी कौन जाएगा, कैसे उनको खाली करवाएगा तो माल को कहाँ रखा जाएगा? ये कुछ परेशानियाँ हैं जिनकी ओर प्रशासन को देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि लॉकडाउन के इलाकों को लेकर भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे 10 नंबर वार्ड में लॉकडाउन पार्शियल दिया गया है। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि 10 नंबर वार्ड में
पान बाजार का इलाका और सोलापाड़ा इलाका जो है वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। किंतु असमंजस और भ्रम की स्थिति के कारण आज राम मंदिर लेन है, 2 नंबर रेलवे गेट है, पुलिस रिजर्व इलाके की दुकानें भी बंद थी। एक दुकानदार जो कि मेरे मित्र हैं, लिखते भी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सुबह दुकानें खुली थी किंतु कुछ नेता टाइप लोग आए और उन्होंने दुकानें बंद करवा दी। जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की जो जोग्राफिकल एरिया है 10 नंबर वार्ड में, वहाँ पर आप उस इलाके में आपके प्रतिष्ठान तो नहीं आते हैं, पर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो बंद है। इसको लेके भी एक व्यवहारिक परेशानी है। जो वहाँ के बासिंदे होते हैं, जो रेसिडेंशियल इलाके के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भीड़ भाड़ के कारण संक्रमण न फैले, बंद होना चाहिए। पर इस तरह से आर्बिट्रेरी तरीके से बंद देने से व्यवसाय को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उस इलाके में इसी भ्रम की स्थिति के कारण 3-4 मार्केट एक पहले भी बंद हो चुके हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार को चिंता करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन देना या कंटेनमेंट जोन देना कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने का क्या सफल उपाय है क्या। क्योंकि फैंसी बाजार इलाके को आप देखिए कि 20 दिन तक वो कंटेनमेंट जोन था और कंटेनमेंट का जो प्रोटोकॉल था उसका पूरी तरह से पालन किया गया था। कंटेनमेंट जोन खुलने के बाद, हालांकि 20 दिन भी था, उसके लिए लोगों की शिकायत है कि 14 दिन का कंटेनमेंट जोन होता है, 6 दिन और बढ़ा दिया गया। उस दरमियान व्यापारियों को मौका नहीं दिया गया था, जो पेरिसेबल कमोडिटी में डील करते हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। पर कंटेनमेंट जोन 20 दिन रहने के 6-7 दिन बाद से ही कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बातें फैंसी बाजार, माचकुआ, कुंवरपाड़ा, भरोलू इन इलाकों से आने लग गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 20 दिन जो कंटेनमेंट जोन उस इलाके को करके रखा गया, उसका फ़ायदा क्या हुआ। एक बात और इसमें आती है सामने कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो क्यों रहा है। आज रेल से यहाँ कोई सक्षम अधिकारी तो नहीं है। मैंने देखा परसों एक ट्रेन आकर 3 नंबर गेट के पास में सिग्नल वहाँ रुक गई। एक ये आदत सी है रेलवे की, पता नहीं क्यों ट्रैक खाली, प्लेटफॉर्म खाली रहते हैं या नहीं रहते हैं। ट्रेनें अधिकतर जो यात्री ट्रेन होती है वो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर गेट के पास आके रुक जाती है। ट्रेन रुकी और ट्रेन से मैं समझता हूँ कम से कम 200-250 लोग दोनों तरफ से उतर गए। ये अदरवाइज़ वो लोग थे जो स्टेशन जाते हैं, उनकी स्कैनिंग होती, उनको होम क्वारंटीन में भेजा जाता या फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाता, पर वो तो उतर गए। बाहर से आई हुई ट्रेन थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी, कई लोगों को संक्रमित करेंगे। तो रेल को कम से कम ये व्यवस्था तो करनी चाहिए कि एक विशेष परिस्थिति है। अभी रेल की ट्रैफिक भी पहले जितनी नहीं है। पहले गुवाहाटी स्टेशन से 60-70 गाड़ियाँ आती थी और जाती थी, अब उससे 1/4 भी नहीं है आना जाना। तो ये व्यवस्था तो करें कि कम से कम इस तरह बीच में ट्रेन को न रोके। बीच में ट्रेन को रोकने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, कम्युनिटी स्प्रेडिंग होगी कोरोना की। ये बात इस बारे में हमने रेलवे के सीपीआरओ से जब बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि 3 नंबर गेट में या 2 नंबर गेट के पास ट्रेनें रुकती है, लेकिन ये सभी जानते हैं, खासकर उस इलाके में जो जाते हैं रहते हैं उन्हें मालूम है। ज़रूर ये सवाल मैं उठाऊंगा रेलवे के अधिकारियों के सामने कि एक बात केवल और आखिर क्यों वहाँ पे ट्रेनें रोकी जाती है। एक बात और कहनी थी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक कारण, ये तो मच हाइप्ड हेल्थ डिपार्टमेंट को पिछले 2-2.5 महीनों से हमने उनकी खूब पीठ थपथपाई और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु मैं लगातार पिछले 1-1.5 महीने से ये बात कहते आ रहा हूँ। आपके शो में भी मैंने कई बार कहा कि सरकार की क्वारंटीन पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जी विजय जी पिछली बार जब इसी कार्यक्रम में थे, उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर से, जो एयर से जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे SOP ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है। वो बातें मैंने अपने एक रिश्तेदार को बता दी जिन्हें गुवाहाटी आना था, किंतु दूसरे दिन वो जिन नियमों से रूबरू हुए वो विजय जी ने जो बताए थे उससे जुदा थे। क्वारंटीन पॉलिसी ऑफिसर टू ऑफिसर, मैन टू मैन, पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन अलग अलग है और उसके कारण भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। सरकार सरकार जो आत्ममुग्धता की स्थिति से उभरे, अपनी पीठ थपथपाना छोड़ें और इस चीज को टाइट करें। जी हाँ, बिल्कुल। और चूंकि 11 वार्डों में लॉकडाउन जारी है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है, हम लोगों से सीधे जुड़ेंगे। हमारे फ़ोन नंबर खोल दिए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता दुलू अहमद हमारे साथ है और फैंसी बाजार इलाके से ही आते हैं प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार है। आप कोई भी सवाल या कुछ भी सुझाव हो तो दे सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन अभी खुल जाएंगे। आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होंगे आप उस पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। विजय गुप्ता जी, सरकार की क्वारंटीन पॉलिसी विफल रही है, प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जहां तक बात है, 144 से अधिक ऐसे मामले हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और हर दिन गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक ऐसे मामले आए हैं।
चिंता का विषय तो है ही, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो पिछले अनुभव रहे हैं अच्छे नहीं रहे हैं हमारे। खासकर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को जिस तरह से स्थितियां संभालनी चाहिए थी, इवन पुलिस प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी तो पुलिस के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने भी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कोरोना जो है वो एक ऐसा अदृश्य शक्ति कहें या एक अदृश्य ऐसा एक रोग है जिसके बारे में अभी भी ये बात सही है कि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना हो गए हैं। पूरा विश्व भी भ्रम की स्थिति में है, वैज्ञानिक भ्रम की स्थिति में है, डॉक्टर भ्रम की स्थिति में है। और ये भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है उसके वजह से भी लोग आश्वस्त नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज देखिए, स्टेट का जो प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग समय दिए जा रहे हैं। स्थितियां निश्चित रूप से, ये हम तो कह सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, तभी 11 वार्डों में लॉकडाउन दिया गया है। अब 11 वार्डों में हमने लॉकडाउन दिया, उसके पहले जैसे प्रमोद जी ने तर्क के आधार पर, एक तर्क की बात है, उन्होंने कहा कि भाई कंटेनमेंट जोन था। उसके बाद से फिर ये कुछ दिनों के अंदर में ही संक्रमण फैला। कंटेनमेंट जोन में वो सप्लाई चेन बाधित होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो उसका एक मूल कारण क्या है कि जब बाज़ार खुला, कंटेनमेंट जोन जब हटा तो लोग बाहर से जो लोग आए, बाहर से जो लोग जब आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई वाहक जरूर रहा होगा, वो संक्रमित होगा, और वो संक्रमित जब है और वहाँ इकट्ठा होता है, बाजार में आता है, तो संक्रमण फैलता है। इसीलिए कहा गया कि जैसे मान लीजिए आज मैं संक्रमित हूँ और ये ट्रांसमिट नहीं हो, किसी दूसरे में नहीं जाए, इसीलिए जो है ये 2 गज की दूरी की बात की जाती है, मास्क की बात की जाती है, हैंड सैनिटाइजर की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है। ये सारी चीज़ हर व्यक्ति को, सिर्फ सरकार से कोई भी चीज़ हम अपेक्षा कर लें कि भाई सरकार ये नहीं करिए। सरकार तो अब आप देखिए कि आबादी इतनी है, इतने लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं। अब शासन प्रशासन पुलिस के कितने लोग आप लगाएंगे? आप बताइए, एक मार्केट है, अब उस मार्केट में 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 आदमी आते हैं, पुलिस के 5-6 बंदे किसको कंट्रोल करेंगे? ये एक स्वाभाविक समस्या है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकार करती नहीं, सरकार पूरी चेष्टा कर रही है कि ये संक्रमण जो है, जो फैलाव इसका न हो। किंतु आज जैसे कि आपने कहा कि देखिए आज लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन होने के बाद में जो परेशानियों की बात कर रहे थे कि व्यापारियों को बहुत परेशानी होगी, रेल से माल आएगा, उसका डैमरेज चार्ज लगेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस लॉकडाउन में ये रियायत दी गई है कि गोडाउन जो है एग्जम्प्टेड है, आप गोडाउन सर्विसेज जो है वो आपका एग्जम्प्टेड है। और फैंसी बाज़ार के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके सारे गोडाउनें जो है फैंसी बाज़ार से बाहर है, और वहाँ जाकर के रेल से माल लेकर के गोडाउन में रखेंगे। निश्चित रूप से उसका सेल तो नहीं, सेल हो सकता है, गोडाउन से बाहर अगर सेल हो तो सेल कर सकते हैं, तो सप्लाई चेन इस तरह से बाधित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि व्यापारी वर्ग ही चाहता था। मेरे को कामरूप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट महावीर जैन ने और जनरल सेक्रेटरी भूषण जैन ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे सरकार को कुछ करना चाहिए। आपने देखा कि आपने ही दिखाया कुछ दिन पहले कि पांडु में लोगों ने लॉकडाउन का डिमांड किया। अब एक तरफ से देखिए, एक तरफ से लॉकडाउन की डिमांड होती है, दूसरे तरफ ये कहा जाता है कि लॉकडाउन से हमको ये परेशानियां हो रही हैं। निश्चित रूप से ये एक आज के डेट में मैं कहूँगा कि एक बैलेंस की बड़ी आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियाँ और कोरोना के संक्रमण दोनों के बीच में कैसे, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस, ये बैलेंस करने की निश्चित रूप से एक निश्चित प्रक्रिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नई नई समस्या नए नए रूप में आ रही है, तो ये समय ज़रूर है। जैसे दुल्लू अहमद जी ने 2 दिन पहले ही हम लोग जब मिले थे इसी आपके ही चैनल पे, तो उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग के हिसाब से 7-7 दिन एक एरिया को करके देखा जाए कि उस एरिया का रिजल्ट क्या होता है। अब कंटेनमेंट जोन था, उसके बावजूद में भी वहाँ पे फिर ये देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं बाहर से लोग आ कर के, अब ट्रेनों से श्रमिक ट्रेन, अब तो ये एक सूचना मैं आपको दे देना हूँ कि जो अंतिम ट्रेन आने वाली थी वो 23 तारीख को ट्रेन आ गई। उसके बाद अब कोई ट्रेनों का आवागमन एक बहुत इक्का दुक्का एकाध है, और जो लोग बाहर से आते हैं अगर उसमें कोई भी व्यक्ति का वो रजिस्ट्रेशन न हो, स्वैब टेस्ट नहीं हो, और वह अगर विचरण करने लगे, उन्मुक्त विचरण करे,
तो हो सकता है कि उसके वजह से भी एक कारण है ट्रांसमिशन का। तो रेलवे के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा। एक भी यात्री रेलवे कंपार्टमेंट से बिना टेस्ट के बाहर न निकले, ये पूरी ही जो है जब तक इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी तो हो जी सकता है आप कि बिल्कुल सही ट्रांसमिशन। कह रहे हैं। आप रेलवे प्रशासन को क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं, लेकिन जब संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो लोगों को, खासकर जो दिन दिहाड़ी करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय है, उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे पिछले अनुभव, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अच्छे नहीं है। और प्रशासन की ओर से जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाई है। इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं पवन अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने यहाँ पर अभी लॉकडाउन कितने दिन तक और रहेंगे? 14 दिनों तक तो रहेंगे ही। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बढ़ाई भी जाएगी, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो पूरे गुवाहाटी में लॉकडाउन जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, पूरे गुवाहाटी में? जी, अगर स्थितियां इसी तरह से बिगड़ती रही। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक ऐसे मामले फिर सामने आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो स्थितियां तो बिगड़ रही है, और शायद आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भी शायद लॉकडाउन जारी होगा इस वक्त। हमें फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आड़गांव से बोल रही हूँ, अनु अग्रवाल। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप, हम सुन रहे मैं हैं। आड़गांव से बोल रही हूँ, अनु अग्रवाल। वही मेरा यही कहना था कि ऑल ओवर लॉकडाउन ही ज्यादा बेटर नहीं होगा। जैसे हमारा, जी जैसे मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि मेरा शोरूम है आपको जेएस रोड पे, और आज हमारा ये आड़गांव एरिया पूरा लॉकडाउन है। दोनों साइड से हमारे, आज जैसे आज हम आड़गांव नेहा के पास रहते हैं तो आज दोनों साइड से बंद है, ना गाड़ियाँ आ सकती है ना जा सकती है। तो आज हमारा जेएस रोड खुला हुआ हमारे क्या काम आया, कोई मतलब नहीं रहा। तो ऑल ओवर लॉकडाउन होना ज्यादा बेटर नहीं था क्या? यही मेरा क्वेश्चन यही था। तो आप चाहती है कि पूरे गुवाहाटी में लॉकडाउन हो, सिर्फ आपके ज्यादा बेटर तो सिर्फ वो नहीं आपके होना इलाके चाहिए। में ना हो। ऐसी दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि हम एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, और प्रशासन के साथ, सरकार के साथ आम जनता को भी सहयोग करना होगा। खासकर व्यवसायी वर्ग तो परेशान है ही, सभी परेशान है, लेकिन इस परेशानी से भी सबसे बड़ी बात है कि हमें सहयोग करना होगा एक दूसरे का। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, एक और कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चर्चा में आता हूँ। जी आप कौन बोल रहे हैं, क्या, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, फ़ोन लाइन कट गया है, लेकिन हम फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द। दुल्लू अहमद, आप सुन ही रहे हैं कि कुछ लोग गुवाहाटी में संपूर्ण लॉकडाउन की, पूरे गुवाहाटी में लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। अभी तो 11 वार्ड में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है 11 वार्ड में, वो कल से हुआ है। तो एक तरफ से आप देखिएगा गुवाहाटी आधा बंद ही हो गया। तो अब कल जब ये लॉकडाउन 9 बजे से शुरू हो गया, तो मेरा अभी थिंकिंग है, और ये पब्लिक का भी थिंकिंग है, कि असली चैलेंज से सरकार का पास अभी आ रहा है। क्योंकि अब पहले जब 24 मार्च का लॉकडाउन था 21 दिन के लिए, 24 मार्च टू 14 अप्रैल, तो उस टाइम आप कोरोना पॉजिटिव का संख्या था एवरेज एक महीना में आप 100 पकड़ सकते थे उस टाइम। तो अभी रोज 300 निकल रहा है एवरेज। अभी कोई अच्छा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एवरेज जो निकल रहा है अभी, परसों तक 300 था। लास्ट हम लोग परसों जब यहाँ पे शो किया था तो 300। तो चैलेंजेस तो अभी है। हाँ, तो अभी जो 11 वार्ड में, जो जेएमसी वार्ड में जो लॉकडाउन कर दिया है, मेरा हिसाब से क्या थोड़ा सरकार का थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिएगा अभी जो वार्ड में ये लॉकडाउन किया है 14 दिन के लिए, कंटेनमेंट जोन भी है वहाँ पे। तो जैसे आप देखिएगा इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्लास रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या, ये बहुत, जिसका मतलब रोज कमाई करके खाता है, रोज मतलब वो लोग बिहारी मजदूर रहते हैं, मजदूर रहता है। इसी आप कम्युनिटी भी। हाँ, आठगांव जाइएगा, फैंसी बाजार जाइएगा, आप पांडू जाइएगा, आप फटासिल जाइएगा, कालापाड़ जाइए, जो एरिया में लॉकडाउन किया है अभी 14 दिन के लिए, वहाँ पे एक कल मेरा एक आदमी से बात हुआ था फ़ोन में।
उसने बोल रहा था कि पहले 14 दिन कंटेनमेंट जोन घोषित किया था वहाँ पे, तो जब खत्म होने वाला है 2 दिन बाद और एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया, फिर 14 दिन दे दिया वहाँ पे, तो 28 दिन हो गया। तो उसका कहने का बात था कि देखिए हम लोग इतना गरीब आदमी है, लॉकडाउन कर रहा है, लॉकडाउन को हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे, लॉकडाउन का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो विरोध कर रहा है वो लोग का एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना रोज कमा के खाता है, तो लॉकडाउन एक दिन बाद डिक्लेयर कर देता है, तो हम लोग कैसे चलेंगे अभी? कैसे चलेंगे, इसके लिए मोदी सरकार ने नहीं, मैं आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की घोषणा है, भी किया है। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है तो विजय गुप्ता जी नहीं, बताएंगे। नहीं देखिए पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, मैं उसके लिए तो मैंने उसको ये बात पूछा था कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बोला कि देखिए हम लोग तो रोज मेहनत करके खाने वाला है, तो अभी क्या, तो हम लोग अगर एक महीना अगर घर से नहीं निकालने नहीं देगा तो हम लोग कैसे चलेंगे। तो कल चीफ सेक्रेटरी का एक गाइडलाइन मैंने देखा था, कल एक स्टूडियो में मैं वो यहाँ का जो जॉइंट कमिश्नर है उसने कल पूरा उसको एक शो में बता दिया था कि क्या क्या गाइडलाइन है 11 वार्ड में। तो वहाँ पे सब दे दिया गाइडलाइन, लेकिन वहाँ पे एक बात नहीं दिया है कि अभी देखिए पैकेजेस है 19 लाख 20 लाख जो मोदी जी घोषित कर रहा था, और उस दिन भी मैं बोल के गया था कि मोदी जी ने ये भी बोला था कि अगर कोई इमरजेंसी होगा तो सरकार खुद डिसीजन ले सकता है स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया था वहाँ पे। तो ये सब जो मजदूर, जो लो क्लास का फैमिली जो रोज कमा के खाता है, वो लोग को एक महीना अगर आप लॉकडाउन में रख देंगे, कंटेनमेंट जोन में रख देंगे, वो लोग कैसे चलेंगे? उसके लिए लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ सरकार को, कम से कम दुरुस्त किया जाना चाहिए। कम से कम ये बहुत विजय जी बैठा हुआ है कि विजय जी देखिए आज ये कोरोना को लेके हम लोग जो भी बात कर रहा है उसमें से ये देखिए लाइव शो चल रहा है, कोई देख रहा है, तो किसी को भी नज़र में आने से ये बात आप लोग अभी पावर में है, आप लोग का सरकार चल रहा है, तो आप लोग का सरकार में कोई फंडिंग का प्रॉब्लम मेरा हिसाब से कोरोना को लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल से भी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत आपका फंडिंग का पैसा जमा हुआ है। कम से कम ये लोग का, मैं दूसरा बात कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे जो लॉकडाउन में फंसा गया आप लोग, ये एक वार्ड में अगर अब वार्ड काउंसिलर रहता है, अब डेप्यूटी कमिश्नर रहता है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है। लेकिन गुवाहाटी वासियों के लिए तो यही दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल से चुनाव ही नहीं हुए, वार्ड काउंसिलर है ही नहीं। अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आऊंगा। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, और क्या सुझाव है आपके पास या कोई सवाल है? हेलो जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, और क्या सुझाव है या सवाल है? हाँ हेलो, मैं बहुत देर से खड़ा था, तो ऐसा मैं दिसपुर से बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो ऐसा बात है, लॉकडाउन सब ठीक है, गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, आदमी भी पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह में ऐसा है लॉकडाउन का पालन ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूपनगर का एरिया जो है, वहाँ पर बहुत सारे देखे, मैं क्योंकि घूमता हूँ तो अपना काम में, तो देखा हूँ कि मास्क वगैरह लगाता नहीं है, साइड में लगा के बैठे हैं, उसके ऊपर चाय पी रहा, अड्डा मार रहे हैं, ये है ओल्ड एरिया। फिर इस तरह से दिसपुर में भी है, तो और इस तरह से बहुत सारे एरिया है। ऐसा क्यों ना करे आदमी अपना सिविल ड्रेस में जाके, पुलिस सिविल ड्रेस में जाके उन लोगों को पकड़ के अगर अरेस्ट करके कुछ ना के तब जाके कोई समझ लिया हो, ये सवाल आप लोग उठाइए। तो आप ये कहना चाहते हैं, एक तो लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं पकड़ रही है। मैं प्रोड्यूसर से एक बार दिखाने के लिए कहूँगा कि गोरचुक में लॉकडाउन में किस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया था, और ये अगले 14 दिनों तक जारी रहने वाला है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बीच ये सज्जन निकल आए थे, पुलिस ने पहले समझाया, लेकिन पुलिस के साथ उलझने के चलते उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा जागरूकता फैलाएं। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी हाँ, आपका कोई सवाल, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल है, ये संक्रामक जैसे बढ़ रहा है, आपका कम्युनिटी ट्रांसफर बढ़ रहा है गुवाहाटी में जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट मतलब अभी अगर बढ़ गया, एक मतलब अभी बॉम्बे के जैसा, मुंबई जैसा हो गया या दिल्ली जैसा हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप है, गवर्नमेंट का क्या बैकअप है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो हम लोग सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई और दिल्ली जैसी स्थिति ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ सरकार की ओर से सरकार का प्रतिनिधि कहेंगे, विजय गुप्ता जी हमारे साथ है। बैकअप प्रोग्राम क्या है विजय जी, दर्शक जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से देखिए, हमने हॉस्पिटल्स की संख्या में वृद्धि की है
और स्वाभाविक रूप से जब कोई भी ट्रांसमिट होकर के उसके जब जो टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव डिटेक्ट होता है, तो उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, उसका इलाज होता है। आपकी सूचना के लिए बता दें, अभी तक 2200 ही एक्टिव केसेस हैं जी, जिनकी इलाज चल रही है, और हमारे पास 5000 बेड थे। और अभी अभी आयुर्वेदिक कॉलेज को भी कोविड-19 में, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है कोविड-19 के लिए, हमने आयुर्वेदिक पूरे जो है हॉस्पिटल को बनाया है। इस तरीके से हमारे पास में बैकअप प्लान है कि हम कई हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में उसको जो है वृद्धि कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों से बातचीत चल रही है। और जब तक मैं आपको बताऊं कि संख्या 6-7 हज़ार तक, क्योंकि जितने लोग डिटेक्ट होते हैं, आप देखिएगा रेशियो, तो जितने लोग डिटेक्ट होते हैं उतने लोग रिलीज हो जाते हैं। और ये आप आंकड़ा 2200 का देखें तो मैं देख रहा हूं कि करीब करीब ये 15-20 दिन से, जब से लोग बाहर से आना शुरू हुए, संक्रमण फैला, ये 2002 के आसपास ये संख्या रुकी हुई है। तो इस वक्त तो फिर बैकअप करने का प्लान, निश्चित रूप से बैकअप का प्लान हमारे पास में है, लेकिन अभी तो ऐसी कुछ उसको लेकर के कोई घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 6000 तो हमारे पास में बेड है ही लोगों के जो है इलाज के लिए। तो आप कह रहे हैं कि अभी इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे पास में बैकअप प्लान्स हैं। हमने कोविड हॉस्पिटल्स जो है, हमने बताया ना आपको कि हम कोविड हॉस्पिटल्स में दिन दिन वृद्धि कर रहे हैं, और सफिशिएंट नंबर में है। खानापारा में तो 1000 से अधिक लोगों के क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए वहाँ पे बनाए गए, और जरूरत पड़े तो उसको फिर कोविड अस्पताल भी या कोविड केयर सेंटर में भी तब्दील किया जा सकता है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पांडु से बोल रहे हैं सर। जी हाँ, बोलिए, आपका नाम और आपका सवाल। नाम जयप्रकाश गुप्ता है सर। सवाल सर, अभी थोड़ा पहले बात किए थे कि जनधन अकाउंट का जो पैकेज मिला हुआ है जी, वो देने के लिए, तो ओनली लेडीज के लिए सर, जेंट्स की भी इसमें आएगा? जनधन अकाउंट तो सबके लिए होता है। आपने तो सर, वो मैं ऑफिस में या बैंक में गया था तो वो बोल रहे हैं क्या कि लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है, आना चाहिए तो सबको खाते में आना चाहिए ना? लेडीज के लिए तो नहीं, लेडीज के लिए ही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है 1 करोड़ असम के अंदर में 1 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया करके 3 महीने के लिए दिया गया। 1500 रुपया करके हमने एक जो है ना महिलाओं के लिए ही किया है, और 15,000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए दिया गया है। किसी पुरुष के अकाउंट में प्रधानमंत्री जनधन योजना में कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, और न अभी ऐसा कोई प्लान है। तो आपके घर में अगर कोई महिला है तो आप उनका अकाउंट दे सकते हैं, और आपके अकाउंट में कम से कम 500 रुपये तो पहले घुसेंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? नागरमल गुप्ता, केदार रोड, बाइलेंड 3। जी हाँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ भैया मैं तो। बोलिए। मैं नागरमल गुप्ता, केदार नहीं, वो रोड, समझ गया बाइलेंड। मैं। आपका सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है कि फैंसी बाजार में पूरा वो बैठो कर दिया है, कोई भी दुकान फैंसी बाजार में या आसपास में कोई राशन की दुकान नहीं है, तो राशन की दुकान नहीं है, और चलेगा। टीवी में कल में अनाउंस किया, उसमें राशन की दुकान, दूध और इसका दवाई का दुकान खुला बोला है, लेकिन बैठो लगा दिया पूरा फैंसी बाजार एरिया के अंदर में। आप बताइए कैसे काम चलेगा, बात कराइए हमारी। जी हाँ, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपकी जो समस्या है मैं सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचा सकता हूं। केदार रोड से आप बोल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आसपास कोई राशन की दुकान नहीं है। प्रमोद तिवारी जी, उस इलाके में राशन की दुकान नहीं है, तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। आप जवाब दें इससे पहले मैं एक बात बता दूं। 31 वार्ड में जो टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, अब एक सज्जन है हमारे यहीं ऑफिस में काम करते हैं, वो छतरीबारी के हैं, और उनका सेंटर पड़ा है उजान बाजार में। अब उनका कहना है कि मैं छतरीबारी से उजान बाजार जाऊँ, उसके बगल में ही और टेस्टिंग सेंटर है। तो इस तरह की खामियां बहुत सारी आ रही है, लेकिन ये जो केदार रोड से जिन सज्जन ने फ़ोन किया, उनके शंका का निवारण करें, कैसे करेंगे? नहीं गुप्ता जी, आज मेरे ख्याल में दुकानें नहीं खुली है, इस कारण बैरिकेडिंग वगैरह थी। कल से ये स्थिति सामान्य होने की संभावना है। आप जो केदार रोड के कोने के ऊपर है या फिर फैंसी बाजार में जो गले किराने की दुकानें हैं, मैं समझता हूँ कि वो कल तक खुल जाएंगी। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर कल तक इंतजार कीजिए। अगर नहीं होता है तो हमारे साथ विजय गुप्ता जी है, वो आपसे सीधे संपर्क करेंगे, प्रशासन के पास आपकी जो समस्या है उसको जरूर पहुंचाएंगे।
आज हम मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, गुवाहाटी में क्या संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी हो गया है या जिन 11 वार्डों में लॉकडाउन है वहां के निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की थी पहले, उसे देखकर तो यही लग रहा है। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या सरकार के पास आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर खुले हैं। दुलू अहमद, इस बीच हमने देखा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन, कोविड संक्रमितों की संख्या, ये सब ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बीच धीरे धीरे गुपचुप महंगाई इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को आज प्रदर्शन करना पड़ा। राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सबसे आश्चर्य की बात, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आप लोगों ने प्रोटेस्ट तो किया, थोड़ा बताएंगे कितना महंगाई कितनी बढ़ी है? देखिए, महंगाई सिर्फ आप अगर पेट्रोल का ही बात बोल रहे, डीजल का बात मैं पूरे सामग्रियों की हाँ बात सामग्री। लेकिन एक बात है, ये सरकार कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि अभी आप मार्च से अभी तक का जो पोजीशन है, तो इसको कोरोना फाइट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था सरकार को जी। लेकिन अभी गुप्ता जी थोड़ा देर पहले कुछ बोला था कि कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन, ये लॉकडाउन जो भी है, कितना पॉजिटिव निगेटिव, इतना 50% अच्छा भी हो गया, 50% टेस्टिंग हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये मशीनरी ठीक से चल रहा है। इसमें कोई थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहेंगे तो आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते जी। लेकिन उसका साथ साथ जो हर सामग्री का जो प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, प्रॉब्लम उसमें है। तो अभी आप देखिएगा, ये मार्च से तो बिजनेस तो कंप्लीट बंद है, तो जो मिडिल क्लास आदमी, पहले तो लोअर क्लास आदमी का कोई स्कीम है सरकार का, तो कुछ मिल गया था तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल क्लास फैमिली में। हाँ, मिडिल क्लास, अभी जैसे आप पेट्रोल और डीजल, आज डीजल का दाम पेट्रोल। दुलू अहमद, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विजुअल को फुल स्क्रीन में दिखाया जाए। कांग्रेस भवन की तस्वीरें हैं, मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता शायद सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भूल गए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। दुलू अहमद, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। सही है ये? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट होता है, अभी वहाँ पे देखिए आप, पुलिस का भी आदमी वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में है। हाँ, तो वहाँ पे अगर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा तो पुलिस का ये काम पुलिस का है। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि कांग्रेस ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा। इस तरफ का प्रोटेस्ट बीजेपी में भी हुआ था जी। आप मार्च का बात देखिएगा, तो ये सब छोटा बात है, कोई किसी को आरोप करेगा, ये सब इतना बड़ा बात नहीं है। अभी ये जो सिचुएशन है, अब देखिएगा, फैंसी बाजार नहीं, फैंसी बाजार जाइए आप, फैंसी बाजार जाने से आपको इससे भी भयंकर आपको सोशल डिस्टेंस वायलेशन का फुटेज मिलेंगे। तो मेरा अभी कहना, देखिए प्राइस, अभी हर सामग्री का इतना सामान का दाम बढ़ गया है, तो कोई तो प्रोटेस्ट करने पड़ेगा। हम लोग विरोध में हैं। दुलू अहमद, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब मणिपुर में एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था, रात को 9 बजे तक इंतजार करना पड़ा था, और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जब बाहर निकले थे, उनके पीठ पर कम से कम 20 आदमी झुके हुए थे। कई लोगों के पास मास्क नहीं था, हमने उनकी भी आलोचना की थी। आप सीधे बताइए, ये सही है या नहीं? देखिए, अब आप मणिपुर बीरेन सिंह का भी बात बताया, आज राजीव भवन का बात भी बताया जी। तो मैं अभी, आप जो बोल रहे हैं कि सही गलत, तो सही गलत क्या होता है? अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट में बोलूँगी तो आप बोला कि नहीं, दुलू जी सही बोल रहा है। हाँ, अगर मैं कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलूँगा तो कोई बोल रहा है कि ये गलत बोल रहा है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, तो ये सब बात को अवॉइड करना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल नहीं कर सकते लोग कार्यक्रम देखते हैं, न्यूज। आप मानते हैं गुवाहाटी वासी न्यूज देखते हैं? मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे प्रतिनिधि, हम जिनको लीडर मानते हैं, वो अगर नियमों का उल्लंघन करें, ये पार्टी की बात नहीं है। किसी भी पार्टी से अगर इस तरह का दृश्य आता है, अभी आप तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में इसका गलत इंपैक्ट होता है, और इसी की वजह से है कि लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बाहर निकले और डंडे बरसाए जा रहे हैं। नहीं सुनिए, अगर नहीं मेरा एक बार, एक तिवारी जी एक बार खत्म कर ले दीजिए, क्योंकि ये मेरा पार्टी रिलेटेड बात आ गया। तो आपने बोला कि राजीव भवन का आज का, तो पहले क्या था आपका, ये बीरेन सिंह जो मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर था, उसका पास भी वायलेशन हुआ है। तो देखिए, अभी इसका जवाब गुप्ता जी कैसे देंगे और मैं कांग्रेस का मैं कैसे दूंगा? ये तो पॉलिटिकल बात हो गया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बार-बार बिल्कुल मैं इसको पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, इसको आप मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे कंप्लीट करने दीजिए दुलू अहमद और विजय गुप्ता जी। मैं ये कह रहा हूँ,
अगर कोई किसी को अपना लीडर मानता है, उसको फॉलो करता है, तो जो देखता है उसका असर होता है कि नहीं, बताइए आप। लेकिन अच्छा ठीक है, आप पॉलिटिकल के लिए बोल रहा, मैं अभी बोल रहा अगर सरकार ये प्राइस हाइक और ये जो मैं जो कुछ देर पहले बोला था आपको, बहुत एरिया में बहुत आदमी फंस गया है, फैमिली जो जिसका पास राशन खरीदने के पैसा नहीं है, तो कुछ दिन बाद वो लोग भी ये सोशल डिस्टेंस छोड़ दीजिए आप, कोई भी लॉकडाउन का जो भी गाइडलाइन है कुछ भी नहीं मानेंगे, वो लोग रोड में निकल आएंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, ये पहले आपको बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल शो नहीं है, ये कोरोना को लेके है ये शो, तो कम से कम कोरोना रिलेटेड बात करने से यहाँ पे ज़्यादा वायलेशन कौन किया है कौन नहीं किया वो तो जनता देख रहा है, वो तो जनता वोट का जरिए जवाब देंगे। तो अभी मेरा एक इसमें एक बात, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, विजय जी के पास आऊँगा। एक प्रश्न ऐड करना चाहूँगा। बात दरअसल हो रही थी कि तेल के दामों में वृद्धि। तेल एक ऐसी चीज़ है कि अगर तेल के दाम में वृद्धि होती है तो परोक्ष रूप से हर चीज़ के दामों में वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल के दाम बहुत कम हैं अभी, और जिस अनुपात में किंतु तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों से जनता को अपेक्षा थी कि सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी। राहत प्रदान करने की बजाय सरकार तो उनकी जान निकालने में लगी हुई है। क्या कहेंगे विजय जी, जान निकालने में लगी हुई है सरकार? नहीं, दो प्रश्न है। पहले दुल्लू अहमद के प्रश्न का जवाब दे दो। और आपने भी प्रश्न उठाया था, दुल्लू अहमद ने उसको रिएक्शन किया था कि राजनीतिक, निश्चित रूप से कोविड की जो समस्या है ये कोई राजनीतिक उसके ऊपर में कोई आलोचना करना है या आरोप और अभियोग की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात देखिए स्पष्ट, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, हमारे कहने का मतलब है कि आज हम ट्रांसमिशन को लेकर डरे हुए हैं, हमारे अंदर में पैनिक है, भय है, और उसी के लिए हम क्वारंटाइन कर रहे हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति हमारे पास में आई है। तो सबका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वह जो है 2 गज की दूरी माने, वो जो शासन प्रशासन का व्यक्ति हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से संक्रमण के खतरे जो है बढ़ जाएंगे और फिर कोई कुछ भी व्यवस्था रोक नहीं पाएगी। बात तो अच्छी है, पर कांग्रेस का एक आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्वारंटीन पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स, मैं पहले बता रहा हूं कि जब भी कोविड-19 की बात आए, यह हमारे देश के सामने गंभीर समस्या है। ये संकटकालीन स्थिति में किसी भी दल को राजनीति करने का जो है अधिकार नहीं है, अधिकार बिल्कुल नहीं करना है। चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम्पल हो सकते हैं, अब हम यहाँ बैठ करके हम ये कहें कि कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, तो पूरा समय जो है कम से कम पड़ेगा। फिर ये शो को 10 घंटा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जवाब पॉलिटिकल शो अलग से और हम ये कहें कि हम ठीक है आप खराब है, इससे ऊपर उठना होगा। मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट करना नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपका उद्देश्य ठीक था, आपने दिखाया है, दोनों अच्छा किया है। आपको फॉलो करते हैं लोग, दुल्लू आदमी को फॉलो करते हैं। वही मैं कहना चाहता था कि आप लोग वायलेशन करेंगे तो आपका और एक से निश्चित रूप से रंजीत जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी हाँ, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश है, टोकोबाड़ी 17 से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल 2 सवाल है जी। एक तो सर ये है कि जो बिल्डिंग सील कर रहे हैं यहाँ में, तो उसकी क्या गाइडलाइन है? मतलब कोई कभी गली सील कर रहे हैं तो कभी बिल्डिंग सील कर रहे हैं जी। और दूसरा सवाल ये है कि जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है जी, इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब जो जिसका मतलब पेशेंट है उसको लग रहा है कि वो बीमार है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आ रही है नेगेटिव, और जो मतलब पेशेंट नहीं है उसकी रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव। तो ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिस्टम हो रहा है। आदमी को भय हो रहा है कि मैं जांच कराऊं या नहीं कराऊं, वो सब हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप भय मत कीजिए। आप टोकोबारी से है तो आपके लिए वहाँ पे स्क्रीनिंग की और जांच की व्यवस्था तो की गई है। बेखौफ होकर जाइए। और जहाँ तक आप बिल्डिंग सील की बात करें, एरिया सील की बात करें, तो टोकोबारी तो आप संपूर्ण रूप से लॉकडाउन ही चल रहा होगा। लेकिन आपने फ़ोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप खुद भी टेस्ट के लिए जाए और अपने साथ लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो भी टेस्ट कराए। नहीं तो ये जो एलओजी स्कूल लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो लंबी होने वाली है, और हम नहीं चाहते हैं कि गुवाहाटी में संपूर्ण लॉकडाउन हो, क्योंकि इससे सबको क्षति होगी। और आपके लिए एलओजी हिंदी हाई स्कूल, एलओजी स्कूल जो है सामने, आप वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। एक कॉलर और है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं? हेलो जी हाँ, आप कौन बोल रही है, कहाँ से और क्या सवाल है आपका? जी मैं आमबरी से बोल रही हूँ, कृति सिन्हा जी।
सर मेरा सवाल ये है, जब से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सारे स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो सब बंद चल रहा है। जी तो फिर अगर ये अभी तो हमारा वर्ड लॉकडाउन एरिया में आया है, तो उसके बाद अगर हमारे एकेडमी को थोड़ा सा मतलब 60% स्टूडेंट्स के साथ अगर हम लोग स्टार्ट कर सके तो हमारे लिए भी सुविधा होगा, क्योंकि इनकम सोर्स सिर्फ वही है हमारे पास। ये समस्या बहुतों के साथ आ रही है, आर्थिक तंगी, और सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी एक्टिविटी जो है, स्पोर्ट्स हो, कोचिंग सेंटर हो, इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं चला सकते, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, 14 दिनों तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आप लोग सहयोग करेंगे तो शायद 14 दिन बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप अपना एक्टिविटीज़ शुरू, अगले गाइडेंस आने तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। विजय जी, लोगों की समस्याएं आप सुन रहे हैं, और इस वक्त आप ही है जो सरकार तक जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, हमारे माध्यम से तो हम पहुंचाते हैं, आप सरकार के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप उठाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज ये जो है स्वाभाविक है ये कि अगर मान लीजिए आर्थिक गतिविधि नहीं हो और ऐसी स्थिति में उनके जो है कमाई का कोई साधन नहीं हो, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही मुश्किल का समय है। और उनके प्रति हमारी जो है मतलब यह है कि भाई ऐसे लोगों को कैसे हम हेल्प कर सके, इसीलिए फूड सिक्योरिटी बिल है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है राशन का वितरण करेगी। ये 14 दिन को तो देखिए, 14 दिन ये लॉकडाउन हम कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम देने के लिए प्रस्तुत थे। हमने बहुत सोच के समझ करके, आप कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था तो भाई लॉकडाउन इज़ नॉट द सलूशन। मैंने ये बात इसलिए ही कही थी, इसी को रखते हुए कि भाई बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगा, लोगों को तकलीफ होगी। तो अब जब लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया कुछ एरिया में, तो स्वाभाविक रूप से 14 दिन तक उनको जो है ना सरकार के साथ सहयोग करना आवश्यक है। और सरकार भी उनके सारी जो है समस्याओं को जो है नोटिस करके किस तरीके से उनको मदद हम पहुंचा सकते हैं। ये लॉकडाउन से पहले निश्चित रूप से समस्याओं का आकलन किया जाना चाहिए था। नहीं, राशन की है। और तो क्या है, देखिए काम तो बिजनेस अगर मान लीजिए 14 दिन तक नहीं चलेगा, जान है तो जहान वाली बात है, 14 दिन के बाद बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। और एक बार सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है उसको करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन ट्रांसमिशन न हो, ट्रांसमिशन होने के बाद तो फिर क्या है कि और भी विपद आएगी। तो ट्रांसमिशन रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन नहीं है, उनको जो है राशन पहुंचाने की हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। और तीसरी बात यह है कि सभी लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। इससे बिल्कुल दुल्लू अहमद भी सहमत हो गए। दुल्लू अहमद, गरीबों के लिए जिस तरह से राशन पानी की बात कही जा रही है, मैं बार बार कहता हूं कि पिछले अनुभव जो थे वो अच्छे नहीं थे। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से पहले ये जो समस्याएं हैं उनका आकलन किया जाना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन? नहीं रंजित जी, दुल्लू जी से बोलने से पहले एक बार बोल दो आपकी बात का, फिर दुल्लू जी बोलेंगे कि जितने भी राशन की दुकानें थीं, और राशन की दुकानें आप जानते हैं कि सब व्यवस्थित रूप से है। और उसको कहा गया था कि जो बीपीएल की धारी जो है उनको जो है, जिसके पास राशन कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हमने सारे जो है माध्यम से किया था। और कहीं कोई जो है अनियमितता देखी नहीं गई और न पाई गई। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार राशन बिल्कुल दुल्लू अहमद, ये जो दावा कर रहे हैं आपको लगता है सही है? नहीं, गुप्ता जी का बात में मैं एक, बाकी सब ठीक है, मैं एक बात में अभी भी सहमत नहीं हूँ। गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जिसको राशन नहीं मिल रहा हम लोग पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। तो कल जो लॉकडाउन का आप कल का चीफ सेक्रेटरी का जो गाइडलाइन है आप देखिएगा, गुप्ता जी भी शायद देखे आपने, वहाँ पे बहुत तरह का गाइडलाइन दिया है। लेकिन मैं पहले भी बोल के गया था कि कम से कम अभी आप जो बोल रहे हैं कि 14 दिन का लॉकडाउन, अभी भी कोई टेलीफोनिक में बोल रहा था कि 14 दिन के लिए और 2-3 दिन बाकी है। बहुत एरिया ऐसा भी है कि 14 दिन होने वाला है, फिर कोरोना पॉजिटिव निकल गया, फिर 14 दिन दे दिया क्वारंटाइनमेंट जोन। तो उसमें क्या होगा, जो आदमी अभी गरीब आदमी में, जो मजदूर आदमी है, उस लोग को राशन पहुंचना, उसका ये कार्ड है कि नहीं वो बात अभी छोड़ दीजिए। नहीं, बिना कार्ड के भी हम दे रहे हैं। जिसके पास कार्ड नहीं है उसके भी देने की जिम्मेदारी हमारी है, देखिए सरकार की। दे रहे कम से कम यही बात को आपको एक चीफ सेक्रेटरी का गाइडलाइन में ये स्पेशली ये नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए। तो क्या होता है, कोई भी
आप जाइएगा। अभी देखिए ये गुवाहाटी, अगर गुवाहाटी में आप ये सिचुएशन कंट्रोल करने नहीं सकेंगे, आप पहले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, चीफ नहीं, सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैंडिंग नंबर ऑर्डर है वन और ये पॉइंट- एक्ट है, फूड हाँ। सिक्योरिटी एक्ट है। नहीं, ये और 11 उस एक्ट का हम पालन कर रहे हैं। आप नहीं नहीं, लाया आप था फूड फूड सिक्योरिटी- सिक्योरिटी एक्ट। नहीं, देखिए तो गुप्ता जी, हम तो राशन देने के लिए नहीं, जो है गुप्ता ना, जी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ। अभी जो कल चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर था 11 वार्ड का लॉकडाउन का इसमें गाइडलाइन है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप देखिएगा 70-60% वहाँ पे मजदूर गरीब आदमी है। तो कम से कम अभी किसका पास कार्ड है नहीं है, कम से कम ओलू का पास एक नहीं, मैसेज, ये हम नहीं देखेंगे कि कार्ड किसके पास किसके पास। आप कुछ देर सबको पहले राशन- बोला कि हम लोग कार्ड जिसका नहीं, पास है जिसके देख रहे पास हैं, हाँ। कार्ड है उसके लिए अलग व्यवस्था है, जिसके पास कार्ड नहीं उसकी अलग व्यवस्था है। लेकिन ये दो व्यवस्थाओं की ठीक हम है, बात अच्छा कर बात है। रहे यही थे। बात को आप देखिए, आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उसमें बात टॉप बात प्रायोरिटी होनी आपका चाहिए। कहने बात का दरअसल ये है कि कुछ कोर इश्यूज को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, एक क्योंकि कॉलर नहीं ने देखिए, बात अभी उठाई थी। रंजित जी, मैं क्यों बोल रहा बात को, आप खत्म करने दीजिए। क्योंकि अभी कोरोना का जो परसेंटेज बढ़ रहा है, पहले से आप लोग को 10 टाइम्स ज्यादा चैलेंजेस है अभी। अगर आप लोग गुवाहाटी में कंट्रोल करने का मैसेज दूसरा जिले में ले जाएंगे, तो दूसरा जिला का जो ग्रामीण एरिया है सब नर्वस हो जाएंगे कि गुवाहाटी कंट्रोल नहीं कर पाया तो ग्रामीण एरिया कैसे कंट्रोल करेंगे। इसलिए आप लोग को जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ मैसेज कॉलर गुवाहाटी ने- से देना है आप लोग को। अभी ये कॉलर ने एक बात कही थी जिसका हम लोग जवाब नहीं दे पाए कि कहीं पर अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो एक बिल्डिंग को ही केवल कंटेनमेंट जोन किया जाता है, कहीं एक पॉजिटिव मिलने से पूरी उस गली को कंटेनमेंट जोन कर दिया जाता है। उसमें- यहाँ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं, है। उसमें है यूनिफॉर्मिटी। फिर प्रमोद जी, फिर उसका- ऐसा लग उसका रहा है जवाब जैसे दे दो तो फिर एक प्रश्न मैंने विजय जी से किया था जिसके लिए न केवल गुवाहाटी की, न केवल असम की, बल्कि पूरे भारत की जनता चिंतित ट्रीटमेंट है। में कोई वो डाउट नहीं है। तेल का दाम, रंजीत जी। तेल के दाम, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा कि तेल के दाम। मुझे किंतु जो लग रहा है कि अब राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो, नहीं, चाहे हमको तो बीजेपी की बोलने हो, नहीं दे, चाहे हमको किसी बोलने और की दीजिए हो, ना, हम आपका Let एक-एक me बात finish। का उत्तर अभी दें। गुप्ता जी, अभी उगता गई है, देखिएगा, वो उगता गई है वो। और एक-एक बात असम का के उत्तर। मामले में जहां तक बात है कि चुनावी वर्ष में हम पहुंच चुके हैं, नेता लोग अब अपनी वर्चुअल रैलियों के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, धरना प्रदर्शन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और आम सरोकारों से, आम जनता के सरोकारों जी, हमारे से साथ धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ये नहीं जो हो कि दिखने पाएंगे, लगा है, जो कि दिखने और- लगा है। जनता और अगर जवाब कोई- देगी। कोई हमारे साथ political- एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बहुत देर से रुके हुए हैं उनको। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ, रेहाबाड़ी से बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल यह है कि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से एक नोटिस पूरे मार्केट के अंदर में वायरल हो रहा है, जिसके अंदर में वार्ड नंबर 10 को भी लॉकडाउन किया गया। उसके अंदर में लिखा गया है कि पाटली बंद है, फैंसी बाजार पाट बंद है, पान बाजार और सोलापाड़ा बंद है। लेकिन रेलवे गेट नंबर 2 का उसमें कोई जिक्र नहीं है। वहां पर कम से कम 300 दुकानें हैं और उसको यूं ही एक पुलिस अधिकारी के कहने पर बंद कर दिया गया है, जबकि उसका कोई वहां पर सूचना नहीं है उसके अंदर में। तो ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और 4 तरह के ऐसे ऑर्डर बाजार के अंदर में सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। विजय अभी जी, कुछ दिन पहले 2 और मार्केट को वहां पर सिपाही आए थे, उन्होंने कहा ओसी सर ने कहा है कि ये 2 मार्केट बंद कर दीजिए। बिना किसी अधिसूचना के वो 2 मार्केट को 4 दिन ऐसे ही बंद कर दिया। मैंने अपने आज फिर इंट्रोडक्टरी बंद रिमार्क्स कर में दिया। कही थी ये बातें। जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो बात है कि मुख्य सचिव के नोटिफिकेशंस और डिप्टी कमिश्नर की नोटिफिकेशन दोनों एक है। उसमें बड़े ही अच्छी तरीके से एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है और पुलिस प्रशासन उसको इंश्योर कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब एग्जीक्यूशन में कहीं किसी को लगता है कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस के अंदर में इस क्लास का अगर कहीं कोई ये है उससे अलग हट करके कोई व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से प्रशासन के नॉलेज में पुलिस प्रशासन वहाँ पे इमीडिएट स्थानीय जो प्रशासन है उसको कहना चाहिए, बजाय कि इधर उधर कहें। अगर वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे और इस समस्या का समाधान वो करेंगे। इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने मन से कोई ऐसा निर्णय कोई नहीं करता कि जाकर के बंद कर देगा और जाकर के खोल देगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। अगर कहीं कुछ ऐसा कोई ऐसा तो पर्टिकुलर बताया जाए कि ये जो चीज़ है उसको बंद कर दिया गया। अरे बंद तो कब होता है, जब डिटेक्ट होता है, कंटेनमेंट जोन होता है। जैसे प्रमोद जी ने कहा कि ये कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक बिल्डिंग को आप कंटेनमेंट जोन करते हैं, किसी एरिया को कर देते हैं। जहां बिल्डिंग है, जहां कॉम्प्लेक्सेस है, उस कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोई एक आदमी डिटेक्ट होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम जो है कंटेनमेंट जोन कर देते हैं, तो किसी का अंदर और बाहर नहीं होता। कुल मिला के वो सुरक्षित है। और जब एरिया जहां से लोग आ सकते हैं, जा सकते आपके हैं, तो एरिया पूरा में एरिया को कोई करना अगर पड़ता है। समस्या होती है तो आप प्रशासनिक अधिकारी से सीधा संपर्क करें। समय की कमी है, हम आखिरी कॉल लेना चाहेंगे। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
रहा हूँ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? सर मैं कुमारपाड़ा से बोल रहा हूँ। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे किसी का घर अगर लॉकडाउन में हो और बिजनेस अगर दूसरी जगह में हो। जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा होम, अगर मेरा घर जैसे लॉकडाउन में हो और मेरा अगर ऑफिस अगर दूसरी जगह तो मैं जा सकता हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब ही है आप नहीं निकल सकते। लेकिन इस पे अगर दुकानें खोलने की सहूलियत दी जा रही है 10 से 6 तक, तो दुकानदार तो अपने नहीं, इलाके वो से रिटेलर्स का उसी लोकेलिटी के अंदर में कोई ग्रोसरी शॉप है जी जो राशन की दुकान है उसी लोकेलिटी में उसको खोलने के दिया था। यहाँ एक समस्या आएगी, वो कुछ दिनों के बाद में आएगी। जैसे कि राशन के दुकान में राशन समाप्त हो गया, जी ऐसी स्थिति में वो राशन का दुकान जो है उपभोक्ता को राशन कहाँ से लेके आएगा, जबकि फैंसी बाजार बंद है। तो उसके वो एक समस्या है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद में आएगी, क्योंकि 7 दिन का स्टॉक जनरली दुकानों के अंदर में रहता है। तो उसकी भी व्यवस्था हो रही है कि किस तरीके से जो दुकान खाली हो जाए उनके लिए राशन, उनके लिए जो सामग्रियां जो है होलसेल से उन तक पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। जी हाँ, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ लॉकडाउन है, और अगर आपका दुकान किसी और इलाके में है वहाँ लॉकडाउन है, तो मुश्किल है, आपको घर में ही रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जागरूक करते रहिए, यही कह सकते हैं। इस वक्त कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। दुल्लू अहमद, विजय जी खुद बोल रहे हैं कि एक समस्या आने वाली है। देखिए, अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो आज 2 दिन पहले का विजय जी का मैंने एक बात सुना था। विजय जी बोल रहा था कि फैंसी बाजार नॉर्थ ईस्ट का हब है जी, तो नॉर्थ ईस्ट का हब है, ये तो सब आदमी मानते हैं। तो वहाँ से मैसेज अगर अच्छा जाएंगे तो सबका एक साहस होगा। तो कम से कम अभी नॉर्थ ईस्ट का हब बहुत खतरे में है। 11 वार्ड में ये लॉकडाउन घोषित कर दिया, तो अब नॉर्थ ईस्ट का हब अभी बहुत खतरे में है। व्यवसाय जितना बिजनेसमैन सब खतरे में है। खाली मैं विजय जी को एक ही बात बोल रहा हूँ, देखिए आप भाजपा का ये स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप उसी एरिया में आप रिलेटेड है, उस एरिया से जो अभी ये आपका जो लॉकडाउन घोषित किया 11 वार्ड, क्योंकि आप सब जानते हो सब हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो आप कम से कम इस समय में आपको कोई मतलब हाई लो नहीं देखना है। जो लोअर क्लास का, जो मिडिल क्लास का जो आदमी अभी जो मुसीबत में है, कम से कम आइडेंटिफाई करके उन लोग को रेशन, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अहमद जी, आपके रिक्वेस्ट को उसको पब्लिश कीजिए। सरकार जो है बहुत संवेदनशीलता के लिए कल मुझे खराब लगा कि चीफ सेक्रेटरी का लेटर में उस पॉइंट जो है नहीं था। मजदूर वर्ग को राशन, दुल्लू अहमद ने जो सवाल उठाया, सुझाव है, हम लोग यहाँ कुछ बात करके जाने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। कम से कम आप एक पार्टी से आप सरकार की प्राथमिकता में है निश्चित बदलनी रूप से होगी। मिडिल क्लास। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा प्रमोद तिवारी जी से, 30 सेकेंड। देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे अब चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, असली चुनौतियां तो अब सामने आ रही हैं। लोग बोलते हैं कि पीक तो जुलाई महीने में आएगा, पर चूंकि 3-3.5 महीने से जो सरकारी अमला काम करने का आदी नहीं है, 2-3 महीने से उसे नैतिकता का बोध करा के धक्का देकर काम कराया जा रहा था, मुझे लग रहा है कि वो उगता गया है। जहाँ तक सरकारी मशीनरी की बात है, संगठन की बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे इलेक्शन मोड में आती जा रही है। और अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो बहुत ही आने वाला समय बहुत ही आम जनता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, और उन्हें मुझे लगता है कि अपने समस्याओं का समाधान अपने बूते के ऊपर खोजने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब सरकार से मुझे नहीं लगता है जिस ढंग से जो ट्रेंड जाते जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद जी। आप प्रमोद तिवारी जी, आप सरकार से उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें करनी ही होगी, क्योंकि अगर सरकार पूरी तरह से साथ नहीं देगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें ये देखना है कि हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, क्योंकि गुवाहाटी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन मोड में आ गए हैं लोग। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, और असम के कई शहरों से भी ऐसी खबरें आ रही है। बहुत मुश्किल होने वाली है। इस मुश्किल घड़ी में सबको एक साथ मिलकर इस समस्या से जूझना होगा। और एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसको निभाते जाइए। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सरकार के पास सीधे, या आपका कोई भी जनप्रतिनिधि है उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मुद्दा में इतना ही। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।